एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th का जो चैप्टर है, चौथा फोर्थ चैप्टर है नौकरशाही। नौकरशाही के मैंने इससे पहले के भी पार्ट डाले हैं जिसमें मैंने प्रधानमंत्री की शक्तियाँ वगैरह और राष्ट्रपति के बारे में और उससे कार्यपालिका के जो आगे की डिटेल है वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक वगैरह ये सारे इससे पहले के पार्ट में डाल दिए हैं। अगर आपने मेरे इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप पहले उनको वो देख लें, तो आपसे आपका ये जो टॉपिक है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करता हूँ और इसमें जो जानेंगे हम कि नौकरशाही जो है वो क्या होती है। कार्यपालिका दोस्तों मैंने बताया था, कार्यपालिका दो तरह की थी, एक राजनीतिक कार्यपालिका थी एक स्थायी कार्यपालिका थी। राजनीतिक कार्यपालिका में वो लोग होते हैं जो हमारे देश के नेता वगैरह होते हैं, जो हमारे देश में शासन व्यवस्था चलाते हैं, जनप्रतिनिधि जिनको कहा जाता है। और नौकरशाही जो है वो स्थायी कार्यपालिका, इसमें कौन होते हैं? इसमें हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं। हमारे देश में जो भी सरकारी नौकरियां करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी, वो सभी क्या है? हमारे नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है या नौकरशाह कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में, मैं सिंपल से शब्दों में कहूँ तो वो जन सेवक कहे जाते हैं, यानी जनता के सेवक होते हैं, सरकार के नौकर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये नौकरशाही जो दोस्तों, इसका मैं अर्थ बताऊंगा तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो मैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं समझाते हुए मैं टू द सिलेबस आपको समझाना चाह रहा हूँ और मैंने बहुत से सिंपल से शब्दों में समझाऊंगा कि एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक हमारा वीडियो कंटिन्यू देखना जरूर है। अब देखते हैं नौकरशाही क्या है। नौकरशाही के अंतर्गत वे सभी सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं जो देश में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कि दोस्तों क्या है, सरकार जो है एक सर्कुलर जारी कर देती है और नीतियाँ बना देती है और उसको लागू करवाने नीतियाँ बना के उसकी घोषणा कर देती है। उसको लागू वगैरह करवाने के लिए सरकार को के साथ ये जो नौकरशाह होते हैं, स्थायी कार्यपालिका, इनकी अहम भूमिका होती है। दोस्तों अगर मान लो आप किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तो आपको वहाँ क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे प्रिंसिपल का जो स्टाफ होगा, टीचर्स होंगे, वाइस प्रिंसिपल होगा, उसी में चौकीदार, चपरासी, हर तरह के लोग, मतलब हमें स्टाफ मिल जाएगा। वो सब क्या कर रहे होंगे? उस पूरे स्कूल की व्यवस्था को वो टीचर्स मिलकर देखते हैं, प्रिंसिपल उसको संभालता है। यानी ऐसी एक देश में एक स्कूल को ये सभी संभालते हैं, ऐसे सारे देश में बहुत सारे स्कूल होंगे, बहुत सारे टीचर मिलकर उसको संभालते हैं, यानी व्यवस्था बनाते हैं। एक चीज़ मान लो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में आप देखेंगे बड़े डॉक्टर होते हैं, छोटे डॉक्टर होते हैं, नर्स होंगी और क्लर्क होंगे, कई तरह के कर्मचारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो पूरा हॉस्पिटल किसकी वजह से चल रहा होता है? उन्हीं नौकरशाह, उन्हीं कर्मचारी की वजह से। इसी तरीके से देश में जो व्यवस्था चलती है उसमें राजनेताओं और नेताओं की भूमिका तो रहती ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो और रियल की जो भूमिका रहती है वो इन्हीं नौकरशाहों की रहती है। नौकरशाह में भाई बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारी, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, ये सारे आ जाते हैं उनमें। और ठीक है, तो और इनमें क्या खास बात है? खास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नौकरशाह होते हैं ना दोस्तों, असली काम तो यही करते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपनी योग्यता और अपनी दक्षता के अनुसार चुन के आते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठाया और बना दिया। नेता में क्या है दोस्तों, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, पढ़ा लिखा हो ठीक है, ना पढ़ा लिखा हो ठीक है, चुनाव लड़ो, पैसा होना चाहिए, बस लड़ा चुनाव, अगर जीत गए तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तो भाई क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी नौकरी के लिए, इतना पढ़ा होना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये दक्षता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो नौकरशाह बन पाता है। ये स्थायी कार्यपालिका इसलिए है क्योंकि दोस्तों स्थायी रूप से मतलब नौकरी होती है इनकी, एक बार जब ये नौकरी पे लग जाते हैं तो लगभग अपनी 60 साल की उम्र तक ये नौकरी करते हैं। तो स्थायी रूप से यही देश को चलाते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो टेम्परेरी लगा लो उन्हें, क्योंकि 5 साल के लिए चुन कर आते हैं। अगर 5 साल में अच्छा काम करेंगे तो अगली बार भी चुन कर आएंगे, काम अच्छा नहीं करा तो जनता उनको क्या करती है, अगले 5 साल बाद हटा देती है, यानी 5 साल बाद दूसरे आ जाते हैं। तो वो कोई भी स्थायी नहीं है, हर 5 साल बाद बदले जा सकते हैं, कोई वो नहीं। और ज़रूरी नहीं है 5 साल, हो सकता है 5 साल से पहले भी बदलने की नौबत आ जाए, तो इसलिए वो स्थायी कार्यपालिका नहीं है। और लेकिन ये जो नौकरशाह हैं दोस्तों, ये तो स्थायी कार्यपालिका है, सारी चीज़ें यही चलाते हैं। तो हमारे देश में नौकरशाही का बहुत महत्व है, क्योंकि पढ़े लिखे और दक्ष व्यक्ति यही होते हैं। ये सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, यानी सरकार के क्या होते हैं, परमानेंट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और नीति निर्माण में तथा उसको लागू करने में मंत्रियों की सहायता करते हैं। नौकरशाही को राजनीति से तटस्थ रहकर काम करना चाहिए। हाँ, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरशाह होते हैं, इनको राजनीति से अलग रह के काम करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में शामिल होकर काम करेगा ना दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं देश को डुबोएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं, ये अपने
तरीके से काम करते हैं और राजनीतिक चीज़ों से दूर रहते हैं। अगला है कि नौकरशाही का स्वरूप। अगर मैं आपको इसका स्वरूप बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसमें कौन कौन से कर्मचारी हो जाएंगे, जैसे अखिल भारतीय कर्मचारी हो जाएंगे पूरे देश के लेवल पे, स्थानीय कर्मचारी हो जाएंगे, सरकार के कर्मचारी हो जाएंगे जो लोकल गवर्नमेंट हमारी जो भी होगी, प्रांतीय किसी राज्य वगैरह में किसी स्पेशल क्षेत्र वगैरह में हो जाएंगे, ये हो जाते हैं। ज़्यादा हमें यहाँ से याद नहीं रखना है, जो मैंने नौकरशाही का मतलब बताया वो याद रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि नौकरशाहों की जो नियुक्ति होती है, यानी ब्यूरोक्रेट्स की जो नियुक्ति होगी, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें धांधली नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई सिफारिश नहीं चलनी चाहिए, या कोई नेता की सिफारिश लेके पहुंच जाए और नौकरी पे, ऐसे नहीं लगाना चाहिए किसी को भी नौकरी पे। क्यों? क्योंकि यही ब्यूरोक्रेट्स हैं। नेता जो हमारे हैं कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने योग्य हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। अगर नौकर साहब भी हमारे वैसे ही आ जाएंगे नेताओं की तरह, तो दोस्तों फिर तो देश चलना ही नहीं, सब कुछ क्या है, डूबने लग जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ये जो नौकर साहब वगैरह हैं, इनको भर्ती कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, इनके लिए बनाया गया है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी क्या करती है, इनकी भर्ती करती है, पेपर होता है, इनका एग्जाम होता है, इनकी योग्यता, इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद इनको भरा जाता है उसमें। और ऐसे ही राज्यों में भी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं राज्यों के, उनको लोक सेवा आयोग होता है उनके लिए, ये राज्यों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करते हैं, अधिकारियों की। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये। और ये जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, ये राजनीतिक दबाव से निर्मुक्त होता है। ये एक स्वतंत्र बोर्ड होगा, जो कि क्या है, अपने अकॉर्डिंग जो इसके रूल्स वगैरह होंगे उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती करेगा। इसमें नेता वगैरह की सिफारिश वगैरह नहीं चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कैसे बांट दूं मैं सिविल सर्विस को? तो मैं यहाँ पे बांटता हूँ, देखो, जैसे इनको 3 भागों में बांटूंगा। पहला मैंने बांटा अखिल भारतीय सेवा, यानी पूरे देश के लेवल पे सेवाएं। उसमें हमारे बड़े अधिकारी हो जाएंगे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। फिर मैं भर दूँ अगर केंद्रीय सेवाएं, तो इसमें आ जाएंगे भारतीय विदेश सेवा के और भारतीय राजस्व सेवा के। राजस्व जो टैक्स कलेक्शन वगैरह, इनकम टैक्स में बड़े बड़े अधिकारी वगैरह होंगे, ये सब आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे मैं देखो प्रांतीय, यानी देश के प्रांत पे, छोटे लेवल पे बिक्री कर अधिकारी वगैरह, ये सारे हो जाते हैं। हालांकि ये अधिकारी सारे बड़े लेवल के होते हैं, तो ये सब आपको यहाँ से पता लग गया होगा। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको बुक में कि आपके बुक में ये कैसे डिवाइड कर रखे हैं। ये सिविल सेवाओं का वर्गीकरण है, मैंने बता दिया है। कुछ चीज़ें रह रही थी तो मैं यहाँ से बताऊंगा। क्या होता है दोस्तों, प्रशासनिक सेवा जो होती है, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनके लिए उम्मीदवार को चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, मैंने अभी बताया यूपीएससी करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्ष, जैसे नौकरशाही की रीढ़ होते हैं, क्योंकि भाई ये जो नौकरशाही चलती है उसमें सबसे मेन भूमिका इन्हीं की होती है, आईएएस आईपीएस की। ये जितनी अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाई जाती है, ये सब इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करके आए होते हैं और बहुत नॉलेज वाले लोग होते हैं, इसलिए। फिर इसके बाद देखें, अगर जिले का अधिकारी देखें तो उसे जिला कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्टर कहा जाता है। ये भी आईएएस लेवल का ही अधिकारी होता है, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, पूरा का पूरा जिला इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। आईएएस स्तर का अधिकारी होता है, यह केंद्र द्वारा निर्मित, जो केंद्र सरकार ने जो भी सेवा शर्तें कर रखी हैं उनको इन्हें माननी पड़ती है। एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है, किसी एक राज्य में भेज दिया भाई, उसकी भर्ती करके वहाँ कर दिया, जहाँ वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करेगा वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ये याद रखना, और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। ये नहीं कि राज्य में चला गया तो राज्य का हो गया, वो केंद्र के होते हैं और केंद्र में जा भी सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ केंद्रीय सरकार ही इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। हाँ, अगर कोई आरोप लगता है, इन पे कोई समस्या आती है कि इन्होंने अनुशासन भंग किया, ये कुछ रिश्वत वगैरह, ये कुछ भी गलत किया है, तो उसमें केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी है, राज्य की सरकार उसमें नहीं करेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख में काम करेंगे। और राज्य में देखूं तो राज्य के प्रशासन, मैंने बताया था राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो राज्यों में अधिकारियों की भर्ती करता है, ये राज्यों की में भर्ती करे जाते हैं। नौकरशाही, इसके बाद ये सब छोड़ो, मेन चीज मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लो। नौकरशाही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचाई जाती है। सरकार ने जनता के भले के लिए नीतियां तो बना दी, अब उसे जनता तक कौन पहुंचाएगा और उसको लागू कौन करवाएगा? तो ये सारा काम हो जाएगा नौकरशाही का, कि यही लोग करते हैं। किंतु नौकरशाही इतनी प्रबल होते हैं, हाँ ये इतने प्रबल होते हैं, इतने मजबूत होते हैं और इतने ताकतवर होते हैं कि सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, गरीब आदमी, कोई सामान्य व्यक्ति, वो सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है।
क्योंकि आप देखोगे किसी आईपीएस ऑफिसर से या किसी पुलिस के बड़े अधिकारी से, किसी आईएएस ऑफिसर से मिलना चाहोगे तो इतना आसान नहीं है कि आप गए, बेल बजाई और आपको मिल गया आईएएस ऑफिसर। दोस्तों वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है, अपॉइंटमेंट वगैरह, और वो भी हर किसी से मिलते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यह लोगों को आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और उम्मीदों के प्रति संवेदनशील नहीं होती। ऐसा लोग मानते हैं कि ये लोग मतलब गरीब लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। किंतु जब लोकतांत्रिक ढंग से चयनित सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को सही तरीके से समाधान किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हस्तक्षेप भी नौकरशाही, हाँ, कुछ क्या हो जाता है कई बार ना, राजनेता लोग इनको अपने हाथ का खिलौना बना लेते हैं। क्योंकि तो आपको पता होगा कि भाई कितनी भी पढ़ाई करो, आईएएस ऑफिसर बन जाओ, रहना तो तुम्हें नेताओं के नीचे ही है। तो ऐसा हो जाता है हमारे देश में। यही सबसे गंदा सिस्टम है कि एक अनपढ़ नेता इतने पढ़े लिखे आदमी को आदेश देता है कि भाई तू ये कर, ये कर, ये कर, और अगर कभी कोई नेता उसके खिलाफ हो जाए, उससे भड़क जाए, तो वो उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको प्रताड़ित भी कर सकता है। ये भी हमारे देश में ऐसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत गलत सिस्टम है। इसके बाद क्या है, इनकी भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई गई है। आपको पता है यूपीएससी लेती है इनका एग्जाम वगैरह। सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने का कोई प्रबंध नहीं है। इनको राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए प्रबंध नहीं है, यही समस्या है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान भी नहीं है, कि अच्छे कानून भी नहीं है। पर आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार, ये जो आरटीआई आया है, इसके कदम से आने से नौकरशाहों को और ज़्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील बनाया जा सकता है। तो ये हो गया दोस्तों। और तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है ये चैप्टर लगभग, और हर एक चीज़ मैंने बताई है इस चैप्टर से। कुछ अगर रह गया हो तो आप बुक में पढ़ लें, या कुछ भी रह रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा टाइम लग के उसे भी बना दूँ। तो दोस्तों ये आपको चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में करके लिख के बताएं। और इसके बाद अब मैं 5वां चैप्टर बनाऊंगा, तो ये आज चैप्टर कवर करता हूँ। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं 5वां चैप्टर बना के डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें पहले।